हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है। मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो चार पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था। उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। आदरणीय सभापति जी, जरा कोई मुझे कहे आजादी के इतने सालों के बाद क्या एक डिग्निटी के साथ जीने वाले परिवार को क्या उसे टॉयलेट भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए? क्या आपको ये काम करने की फुर्सत नहीं मिली? आज देश में टॉयलेट बनाने के अभियान को जो गरीबों के लिए एक सपना था, उसकी डिग्निटी के लिए हमने इस काम को हाथ में लिया और हमने जी जान से उसे जुटे रहे। उसका मजाक उड़ाया गया, मुझे मालूम है, लेकिन उसके बाद भी सामान्य नागरिक के जीवन का गरिमा ये हमारे दिल और दिमाग में होने के कारण हम डिगे नहीं, हम अड़े रहे, हम आगे बढ़ते चले गए और तब जाकर के ये सपना साकार हुआ। माताएं बहनें खुले में सोच जा रही थी, या तो सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद, और आपको कभी पीड़ा नहीं हुई। और उसका कारण यह था कि आपने गरीबों को और गरीबी को टीवी में देखा है, अखबार की सुर्खियों में देखा है, आपको गरीब की जिंदगी का पता नहीं, वरना आप इसके साथ ऐसा जुल्म नहीं करते। आदरणीय सभापति जी, इस देश की 80% जनता पीने के शुद्ध पानी के लिए तरसती रही। क्या मेरा संविधान हमें रोकता था? क्या संविधान तो ये चाहता था कि सामान्य मानवीय की सुविधाओं को ध्यान दिया जाए। आदरणीय सभापति जी, ये काम भी हमने बड़े समर्पण भाव से आगे बढ़ाया है। आदरणीय सभापति जी, इस देश की करोड़ों माताएं चूल्हे में खाना पकाना और धुएं से आंखें लाल, कहते हैं कि सैकड़ों सिगरेट का धुआं खाना पकाते हैं तब धुआं शरीर में जाता है। उन माताओं बहनों की आंखें लाल होती थी, इतना नहीं उनका शरीर स्वास्थ्य खत्म हो जाता था। उनको धुएं से मुक्ति का काम, और 2013 तक क्या चर्चा चलती थी, 9 सिलेंडर देंगे कि 6 सिलेंडर देंगे। इस देश ने देखते ही देखते हर घर तक गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, क्योंकि हमारे लिए हर नागरिक 70 साल के बाद जो बेसिक सुविधाएं हैं उसकी तरफ। आदरणीय सभापति जी, अगर हमारा गरीब परिवार दिन रात मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन घर में एक बीमारी आ जाए तो उसका सारा प्लान बेकार हो जाता है, पूरा परिवार की सारी मेहनत पानी में चली जाती है। क्या इन गरीब परिवारों के इलाज के लिए कुछ आप सोच नहीं सकते थे? 50-60 करोड़ देशवासियों को मुफ्त इलाज मिले। संविधान की उस भावना का आदर करते हुए हमने आयुष्मान योजना को लागू किया, और आज देश के 70 साल के ऊपर के किसी भी वर्ग के क्यों न हो, उनके लिए भी हमने व्यवस्था की। आदरणीय सभापति जी, जरूरतमंदों को राशन देने की बात, और उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल हुए, तो फिर हमें सवाल पूछा जाता है
कि आप गरीब को राशन फिर क्यों देते हो? आदरणीय सभापति जी, जो गरीबी से निकल के आया है ना, उसे पता होता है कि अस्पताल में भी एक पेशेंट स्वस्थ होने के बाद जब छुट्टी देते हैं ना, तो डॉक्टर भी कहता है कि आप घर जाइए, तबीयत ठीक है, ऑपरेशन अच्छा हुआ है, लेकिन महीने पर ये जरा संभालना, ये मत करना, क्योंकि पेशेंट दोबारा तकलीफ में ना आए, गरीब दोबारा गरीब न बने, इसलिए उसका हैंड होल्डिंग जरूरी है। और इसलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। उसकी मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि हमें गरीबी से जो बाहर निकला है उसको दोबारा गरीबी में जाने नहीं देना है, और जो अभी भी गरीबी में है उसे हमें गरीबी से बाहर लाना है। आदरणीय सभापति जी, संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान के स्पिरिट को तहस नहस करना, ये कांग्रेस की रगों में रहा है। हमारे लिए संविधान, उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता हमारे लिए सर्वोपरि है। और ये शब्दों में नहीं है, जब जब हमें कसौटी पर कसा गया है, हम तप करके निकले हुए लोग हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1996 में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, सबसे बड़ा दल था, और राष्ट्रपति जी ने संविधान की भावना तहत सबसे बड़े दल को प्रधानमंत्री के शपथ के लिए बुलाया, और 13 दिन सरकार चली। अगर हमें संविधान के स्पिरिट के प्रति हमारा भावना न होती, तो हम भी ये बांटो, वो बांटो, ये दे दो, वो दे दो, इसको डिप्टी पीएम बना दो, इसको ढिकना बना दो, हम भी सत्ता सुख भोग सकते थे। लेकिन अटल जी ने सौदेबाजी का रास्ता नहीं चुना, संविधान के सम्मान का रास्ता चुना, और 13 दिन के बाद इस्तीफा देना स्वीकार कर दिया। ये ऊंचाई है हमारी लोकतंत्र के। इतना ही नहीं, 1998 में एनडीए की सरकार थी, सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं तो कोई नहीं, ये जो एक परिवार का खेल चला है, अटल जी की सरकार को स्थिर करने के लिए खेल चले गए। वोट हुआ, खरीद फरोख्त तब भी हो सकती थी, बाजार में माल तब भी बिकता था, लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक वोट से हारना पसंद किया, इस्तीफा दिया, लेकिन असंवैधानिक कोई कृत्य नहीं किया। ये हमारा इतिहास है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है। और दूसरी तरफ अदालत ने भी जिस पर थप्पा मार दिया, कैश फॉर वोट का कांड, एक लघुमती सरकार को बचाने के लिए संसद में नोटों के ढेर साक्ष्य के रूप में रखे गए, असंवैधानिक तरीका। सरकार बचाने के लिए भारत के लोकतंत्र की भावना को बाजार बना दिया गया, वोट खरीदे गए। आदरणीय सभापति जी, 90 के दशक में कई सांसदों को रिश्वत देने का पाप, यह संविधान की भावना थी कि 140 करोड़ वासियों के मन में जो लोकतंत्र पनपा है, उस लोकतंत्र के साथ यह खिलवाड़। कांग्रेस के लिए सत्ता सुख, सत्ता की भूख, यही एकमात्र
कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का वर्तमान है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद एनडीए को सेवा का मौका मिला। संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। ये पुरानी जो बीमारियों थी, उस बीमारी से मुक्ति का हमने एक अभियान चलाया। बीते 10 साल यहां से पूछा गया, हमने भी संविधान संशोधन किए। जी हां, हमने भी संविधान संशोधन किए हैं, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए और संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ किए हैं। हमने संविधान संशोधन किया, क्यों किया? इस देश का ओबीसी समाज तीन दशक से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कर रहा है। ओबीसी के सम्मान के लिए, उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने संविधान संशोधन किया है। हमें गर्व है ये करने का। समाज के दबे कुचले लोगों को उनके साथ खड़े होना, ये हम अपना कर्तव्य मानते हैं, इसलिए संविधान संशोधन किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग था, वो किसी भी जाति में क्यों न जन्मा हो, लेकिन गरीबी के कारण अवसरों को वो पा नहीं सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था, और इसलिए उसने असंतोष की ज्वाला भड़क रही थी और सबकी मांग रहती थी, कोई निर्णय नहीं करता था। हमने संविधान संशोधन किया, सामान्य जन के, गरीब परिवार के 10% आरक्षण का किया, और ये पहला आरक्षण का संशोधन था। देश में कोई विरोध का स्वर नहीं उठा, हर किसी ने प्यार से उसको स्वीकार किया। संसद ने भी सहमति के साथ पारित किया, क्योंकि समाज की एकता की उसमें ताकत पड़ी थी, संविधान की भावनाओं का भाव पड़ा था, सबने सहयोग किया था, तब जाकर के हुआ था। आदरणीय सभापति जी, जी हां, हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान में संशोधन किया महिलाओं को शक्ति देने के लिए। संसद और विधानसभा में, और संसद का पुराना भवन गवाह है, जब देश महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आगे बढ़ रहा था और कानून यानी बिल पेश हो रहा था, तब उन्हीं का एक साथी दल वेल में आता है, कागज छीन लेता है, फाड़ देता है और सदन स्थगित हो जाता है, और 40 साल तक विषय लटका रहता है। और वो आज उनके मार्गदर्शक है, जिन्होंने देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया, वो उनके मार्गदर्शक है। आदरणीय सभापति जी, हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे बाबा साहब आंबेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए, और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया, और 370 को हटाया, और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी है। आदरणीय बोला तो और विषय, ये तरीका ठीक नहीं। आपके नेता ने बोला, आपने बोला दोबारा बात मत करो, इसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं, और वो ज्वलंत विषय
समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। और बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पड़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने, ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। और आज कांग्रेस के लोग संविधान निर्माताओं की भावना का भी, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। उनके लिए संविधान वो पवित्र ग्रंथ नहीं है, उनके लिए एक हथियार है राजनीति का। खेल खेलने का हथियार बना दिया। लोगों को डराने के लिए संविधान को हथियार बनाया जाता है। आदरणीय सभापति जी, और ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो संविधान शब्द भी उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। इसलिए जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि संविधान को स्वीकार करने के लिए एक लोकतांत्रिक स्पिरिट लगता है जो जिनकी रगों में नहीं है। सत्तावाद और परिवारवाद भरा पड़ा है। अब आप देखिए जो कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, जो लोग संविधान में लोगों के नाम ढूंढते रहते हैं,
मैं जरा बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष हुआ करते थे और वो अति पिछड़े समाज से आते थे। अति पिछड़े, पिछड़े भी नहीं, अति पिछड़े, अति पिछड़े समाज से आते हुए उनके अध्यक्ष श्रीमान सीताराम केसरी जी, कैसा अपमान किया गया। कहते हैं बाथरूम में बंद कर दिया गया, उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। अपनी पार्टी के संविधान में ऐसा कभी नहीं लिखा गया, लेकिन अपनी पार्टी के संविधान को न मानना, लोकतंत्र की प्रक्रिया को न मानना और पूरी कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार ने कब्जा कर लिया, लोकतंत्र को नकार दिया। आदरणीय सभापति जी, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर जिनके प्रति आज सम्मान का भाव सब कोई अनुभव कर रहा है और हम लोगों के लिए तो बहुत विशेष है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो जीवन में बहुत बड़ी जो कुछ भी रास्ते मिले ना वहीं से मिले हैं। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब आंबेडकर, इनके प्रति भी इनके मन में कितनी कटुता भरी थी, कितना द्वेष भरा था। मैं आज उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब अटल जी की सरकार थी तब बाबा साहब आंबेडकर, उनका जो महापरिनिर्वाण भूमि है, वहां पर अलीपुर रोड पर अटल जी की सरकार में बाबा साहब आंबेडकर जी के स्मृति में एक स्मारक बनाना तय हुआ। अटल जी के समय यह नहीं हुआ। दुर्भाग्य देखिए, 10 वर्ष यूपीए की सरकार रही, उसने इस काम को नहीं किया, न होने दिया। बाबा साहब आंबेडकर का जब हमारी सरकार आई, बाबा साहब आंबेडकर के प्रति हमारा श्रद्धा होने के कारण हमने अलीपुर रोड पर बाबा साहब मेमोरियल बनाया और उसका काम किया। आदरणीय सभापति जी, दिल्ली में जब बाबा साहब आंबेडकर के 1992 में, उस समय चंद्रशेखर जी कुछ समय थे, तब एक निर्णय किया गया था, आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यही जनपद के पास। 40 साल तक वो कागज पे ही पड़ा रहा, नहीं किया गया। और तब जाकर के 2015 में हमारी सरकार आई और हमने आकर के इस काम को पूरा किया। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब संभव हुआ। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब आंबेडकर के 125 साल तो हमने पूरी दुनिया में बनाए थे, विश्व के 120 देशों में बनाने का काम किया था। लेकिन जब बाबा साहब आंबेडकर की शताब्दी थी, तब अकेली बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में। सुंदरलाल जी पटवा हमारे मुख्यमंत्री जी थे और महू में जहां बाबा साहब आंबेडकर जी का जन्म हुआ था, उसको एक स्मारक के रूप में पुनर्निर्माण करने का काम सुंदरलाल पटवाई जी जब मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश में हुआ था। शताब्दी के समय भी उनके साथ यही किया गया था। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में बाबा साहब आंबेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे और एक लंबे सोच के साथ
भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, ये चिंता बाबा साहब को सताती थी। और तब जाकर के हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। आदरणीय सभापति जी, आरक्षण की कथा बहुत लंबी है। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, मुख्यमंत्रियों को लिखी है। इतना ही नहीं, सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे लंबे भाषण इन लोगों ने किए हैं। बाबा साहब आंबेडकर समता के लिए और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण की लेकर के आए, उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। दशकों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को डिब्बे में डाल दिया था। जब कांग्रेस को देश ने हटाया, जब कांग्रेस गई, तब जाकर के ओबीसी को आरक्षण मिला। तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। ये कांग्रेस का पाप है। अगर उस समय मिला होता तो आज देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग भी देश की सेवा करते, लेकिन नहीं करने दिया, नहीं होने दिया। ये पाप इन्होंने किया था। आदरणीय सभापति जी, जब हमारे यहां संविधान का निर्माण चल रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस विषय पर घंटों तक, दिनों तक गहन चर्चा की है, विचार विमर्श किया है और सबका मत बना है कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इतना ही नहीं, दे भी दिया कुछ जगह पे और सुप्रीम कोर्ट से झटके लग रहे हैं। और इसलिए अब दूसरे बहाने से बहाने बता रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मन में साफ है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए खेल खेले जा रहे हैं। संविधान निर्माताओं के भावनाओं पर गहरी चोट करने का यह निर्लज्ज प्रयास है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में
संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। और आदरणीय सभापति जी, ये भी देखिए 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। और आदरणीय सभापति जी, ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। इतना ही नहीं, संविधान के स्पिरिट को लहू लहान करती रही। आदरणीय सभापति जी, करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। आदरणीय सभापति जी, जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया और 71 में यह संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था, उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। और इस परिवर्तन ने इंदिरा जी की सरकार को मौलिक अधिकारों को छीनने का और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया, सक्षम बना दिया था। आदरणीय सभापति जी, खून मुंह पे लग गया था, कोई रोकने वाला था नहीं। और इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया
और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और उसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने इमरजेंसी तो लगाई, संविधान का दुरुपयोग तो किया ही किया, भारत के लोकतंत्र का गला तो घोंट ही दिया। लेकिन 1975 में 39वां संशोधन किया और उसमें उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव किया, आगे के लिए नहीं, पीछे का भी, अपने पापों का भी उन्होंने। और आदरणीय सभापति जी, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं संविधान के आगे पीछे कुछ नहीं बोल रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी, आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। आदरणीय सभापति जी, जब 50 साल हुए तब क्या भुला दिया गया था? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और 26 नवंबर को 2000 देश भर में संविधान का 50वां वर्ष मनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के नाते राष्ट्र को एक विशेष संदेश दिया था, एकता, जनभागीदारी, साझेदारी, उसके महत्व पर बल देते हुए उन्होंने संविधान की भावना को जीने का प्रयास किया था, जनता को जगाने का भी प्रयास किया था। और अध्यक्ष जी, जब देश संविधान का 50 वर्ष मना रहा था और जब 50 वर्ष की पूर्णाहुति हुई, तो ये मेरा भी सौभाग्य था कि मुझे भी संविधान की प्रक्रिया से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया। और मैं जब मुख्यमंत्री था, उसी कार्यकाल में संविधान के 60 साल हुए और तब मैंने तय किया था मुख्यमंत्री के नाते कि हम गुजरात में संविधान के 60 साल मनाएंगे। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अंबाड़ी में रखा गया, उस विशेष व्यवस्था में रखा गया। हाथी पर संविधान की यात्रा निकल, संविधान गौरव यात्रा निकाली गई और राज्य का मुख्यमंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था और देश को संविधान का महत्व समझाने का सांकेतिक प्रयास कर रहा था। ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ था, क्योंकि
हमारे लिए संविधान का महत्व क्या है। और आज 75 साल हुए हमें अवसर मिला। और मुझे याद है जब मैंने लोकसभा के पुराने सदन के अंदर जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात कही थी, तब एक वरिष्ठ नेता ने सामने से आवाज उठाई थी कि 26 जनवरी तो है, 26 नवंबर की क्या जरूरत है। क्या भावना घर कर गई थी। ये बहुत पुरानी बात रही है। इसी सदन में मेरे सामने हुआ था।